कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कहीं पे ड्रामा कहीं इमोशन कहीं पे एक्शन भारी। कहीं पे ड्रामा कहीं इमोशन कहीं पे एक्शन भारी। संचालक से चोंच लड़ाती शक्लें प्यारी प्यारी। कॉमेडी की हा ही कॉमेडी की हा ही व्यंग बाण भी तीखे। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कभी तालियां कभी गालियां आह वाह मत वाली। कभी तालियां कभी गालियां आह वाह मत वाली। श्रोताओं की भीड़ कभी तो कभी है तंबू खाली। 56 भोग कभी मिलते हैं 56 भोग कभी मिलते हैं कभी बेरशबरी के। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। इन किस्सों में छिपे हुए हैं अनुभव के भंडारे। इन किस्सों में छिपे हुए हैं अनुभव के भंडारे। पढ़े सुने सीखे जो वो मंचों पे बाजी मारे। और जलाए अपने घर में और जलाए अपने घर में दिए वो देसी घी के। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। मैं कवि हास्य व्यंग कवि साजन ग्वालियरी ग्वालियर से अभी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा डॉक्टर कीर्ति काले एवं उनकी पूरी समिति पदाधिकारीगण सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है जो बहुत ही रुचिकर कार्यक्रम है। कवि सम्मेलन किस्सा कवि सम्मेलन का कवि सम्मेलन जितने भी होते हैं उनकी पुरानी यादें उन्होंने सहेज कर रखने का एक संकल्प लिया है। मैं पूरी समिति को उनके पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। और एक ऐसा ही कवि सम्मेलन मद्रास जो आजकल चेन्नई है 20 दिसंबर 1992 में उसमें मैं भी सहभागी था। डॉक्टर कीर्ति काले एवं अन्य कविगण थे। तो ये कीर्ति जी उसमें रुचिकर शैली अपनी बढ़िया शैली से इस कार्यक्रम का पूरा विवरण देंगी। धन्यवाद, बधाई पूरी टीम को और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की पूरी टीम की ओर से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं हमारे इस नए कार्यक्रम जिसका नाम है किस्से कवि सम्मेलनों के। जी हां साथियों, आज इस कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के फोन हमारे पास आए, बहुत सारों की प्रतिक्रिया हमें फेसबुक के माध्यम से भी मिली और काफी लोगों ने इसको बहुत सराहा है इस किस्से को। और उनका यही मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम और आयोजित होने चाहिए और इसको एपिसोड दर एपिसोड निरंतर इस कार्यक्रम को जारी रखा जाना चाहिए।
तो साथियों, एक और नया किस्सा लेकर आज हम सभी आपके बीच पुनः उपस्थित हुए हैं। तो आज का किस्सा सुनाने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं, ये जो किस्से हैं बहुत ही रोचक शैली में आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी ने अपने जो 32 वर्षीय कवि सम्मेलन जीवन का, जो उनका जीवन व्यतीत हुआ है कवि सम्मेलन मंचों पर, उसमें से बहुत नायाब किस्से चुनकर वो लाई हैं और वो उनके जीवन का एक हिस्सा ही है। और उससे हम सभी युवाओं को, युवा कवियों को, नवांकुरों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मिलता रहेगा, क्योंकि हर किस्से में एक सीख होती है। पिछले किस्से में हमने देखा कि किस तरह संयम बरतना बहुत जरूरी है मंचों पर भी, कैसे भी परिस्थिति हो। और दूसरा यह बात कि कृत्रिमता पर हमेशा सहजता की विजय होती है। जैसा कि पिछले किस्से में एक आडंबरपूर्ण जो एक तिलिस्म बनाया गया था, उसको हमारे कुछ कवियों ने कुछ ही मिनटों में ध्वस्त कर दिया, और जो दुखी आत्माएं थी वो प्रसन्नता को प्राप्त हुई उस हास्य कवियों के उन कविताओं से। तो इसी तरह कुछ ना कुछ सीखने को आपको निरंतर मिलता रहेगा इन किस्सों में। तो मैं इस बार जो किस्सा लेकर दोबारा से उपस्थित हुई हैं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे पूछता हूं कि वो कौन सा नया किस्सा आज हमारे इस कार्यक्रम में लेकर आई। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश कल्याणी जी, और मैं तो सभी श्रोताओं को बहुत धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आप बहुत खुश रहिए, बहुत पॉजिटिव रहिए। तो पिछला किस्सा श्रोताओं ने बहुत पसंद किया और वो वाकई बहुत अच्छा किस्सा सभी को लगा, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा। और आपने जिस शैली में उसको सुनाया था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग साक्षात उस पूरे कवि सम्मेलन का हिस्सा थे। तो आज कौन सा नया किस्सा आप लेकर आई हैं हमारे श्रोताओं के लिए? जहीर कुरैशी जी ने लिखा है कि अनुभवों की पाठशाला ने सिखाया है बहुत, कि अनुभवों की पाठशाला ने सिखाया है बहुत, और जो सिखाया है वो मेरे काम आया है बहुत। है बहुत, आज का वाह जो वाह वाह किस्सा वाह। है, आज का जो जी किस्सा है वो अनुभवों के नाम समर्पित है। जी, और इस शीर्षक किस्से का शीर्षक है राजस्थान एसोसिएशन ऑफ मद्रास एंड बेंगलोर। जी राजस्थान एसोसिएशन का कवि सम्मेलन था मद्रास और बेंगलोर में, और उसी किस्से पर आधारित, उसी घटना पर आधारित आधारित आज का ये किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। ये किस्सा बहुत पुराना है, लगभग 20 दिसंबर सन 1992 का ये घटना है, जिस पर आधारित ये किस्सा मैं आपको सुना रही हूँ। इससे आपको बहुत सारे अनुभव सीखने को मिलेंगे, अनुभवों का लाभ आप लोगों को होगा। और मैं ये किस्सा सुनाते सुनाते इतनी रोमांच का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि बहुत पुराने समय मैं चली जा रही हूँ आपके साथ में। पहले किस्से को जैसा बताया गया कि आपने बहुत पसंद किया, इस किस्से को भी बहुत पसंद करेंगे। बहुत सारे कवि श्रेष्ठ कविताएं लिखते हैं ओम प्रकाश जी, और उनकी जी जी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मंच जी पर वो कवि सम्मेलनों में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। और जब वो असफल हो जाते हैं तो अपनी असफलता के लिए वो कारण खोजते रहते हैं। कभी वो जी सफल कवियों को भी उसका कारण मानने लगते हैं और उन्हें दोष देने लगते हैं, लेकिन जी उनकी असफलता का कारण वो स्वयं होते हैं, और स्वयं की तरफ जी वो ध्यान नहीं देते हैं। इस किस्से में यही ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग सफल होते हैं वो क्यों सफल होते हैं, उनकी सफलता के पीछे क्या क्या राज होते हैं, क्या क्या कारक होते हैं, क्योंकि सफलता केवल एक बात पर, एक बिंदु पर निश्चित नहीं होती है, बहुत सारे कारक होते हैं सफलता के, जी जी, सही कहा आपने। है ना। तो अच्छी कविता लिखना और सुनाना ही कवि सम्मेलन में सफल होने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। कवि जी, सम्मेलन में सफल होने के लिए समयोचित सही निर्णय लेना, समयोचित बिल्कुल सही। व्यवहार करना, और साथ में सहृदय रहना, व्यवहारों को निभाना, ये बहुत एक और बड़ा कारक होता है किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए। श्रोताओं की नब्ज पकड़ना कि किस तरह के श्रोता यहाँ उपस्थित हैं, मेरे ख्याल से वो भी बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। तो जो किस्सा मैं आपको सुना रही हूँ वो 20 दिसंबर सन 1992 की घटना पर आधारित है। जी, काफी पुराना किस्सा है। बिल्कुल, ये मेरे कवि सम्मेलनीय जीवन के प्रथम सोपान की घटना है। पहले जी मैं केवल स्थानीय कवि सम्मेलनों में जाया करती थी, आसपास के कवि सम्मेलनों में,
लेकिन दिसंबर 1992 में श्री सुरेंद्र दुबे जी ने मुझे मद्रास और बेंगलोर के कवि सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। सुरेंद्र जी दुबे जी बहुत बड़े कवि और बड़ी तूती बोला करती थी दक्षिण भारत के कवि सम्मेलनों में उनकी। बिल्कुल उनके बिल्कुल। मार्गदर्शन में बहुत सारे कवियों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, उन्होंने भी सिखाया और बहुत कवियों को बहुत बहुत ऊंचे पायदान पर उन्होंने स्थापित कर दिया। जी मैंने भी बिल्कुल सही उनसे कहा। बहुत कुछ सीखा। तो मैं उन्हीं को याद करते हुए आज का किस्सा प्रारंभ करती हूँ। मुझे निमंत्रण उनके द्वारा प्राप्त हुआ 1992 में मद्रास और बेंगलोर के कवि सम्मेलन का। और जी साथ में मैं उस समय ओम प्रकाश जी मैं ग्वालियर में रहा करती थी और मेरा नाम जी। कुमारी कीर्ति भागवत था। भागवत। जी जी। मैं अपने पिताजी के साथ कवि सम्मेलनों में जाती थी क्योंकि अकेले जाना मेरे लिए संभव नहीं था। तो मेरे जी पिताजी मेरे साथ जाते थे, मुझे लेकर जाते थे। जी। ग्वालियर के एक बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, हास्य व्यंग्यकार श्री साजन ग्वालियरी जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम परिचित हैं सभी उन्होंने उनसे। हाँ जी, उन्होंने ही मेरा नाम सुझाया था। मैं सुरेंद्र दुबे जी से पहले भी 1-2 बार किसी कवि सम्मेलन में मिल चुकी थी। लेकिन जी साजन ग्वालियरी जी के साथ उनके संबंध काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने ही मेरा नाम सुझाया था कि आप कोई अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप इन इन इन्हें भी बुला बुला सकते हैं। तो मैं उनका भी जी आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे कितने बड़े कवि सम्मेलन के लिए मेरा नाम प्रस्तावित किया। बेंगलोर और मद्रास के ये जो 2 कवि सम्मेलन थे, दक्षिण भारत में मेरा पहला कार्यक्रम था। ग्वालियर जी से मैं, श्री साजन ग्वालियरी जी, और मेरे पिताजी, जिन्हें मैं बाबा कहती जी। तो हम तीनों जने तमिलनाडु एक्सप्रेस से निकले और मद्रास पहुंचे। आजकल उसका नाम चेन्नई हो गया है। तो हम लोग मद्रास पहुंचे। 1 रात और 2 दिन का ये बहुत लंबा सफर, बहुत लंबी यात्रा, बड़ी थका देने वाली यात्रा। लेकिन उस समय जी बड़ा उत्साह था। नए-नए शहर देखने का, नए-नए लोगों से मिलने का, कार्यक्रम करने का बड़ा उत्साह था और उस समय बड़ा उत्साह के साथ-साथ में शारीरिक रूप से भी इतना उत्साह था कि कोई इतनी थकान महसूस होती नहीं थी। नहीं होती हैं। तो मैं, साजन ग्वालियरी जी और मेरे पिताजी, बाबा, हम लोग जी मद्रास रेलवे स्टेशन पर उतरे। रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए हमें आयोजकों की गाड़ी वहाँ पर थी। हमें लेकर वो पहुँची और हमें बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ वहाँ के बड़े होटल में हम लोगों को ठहराया गया। केकड़ी से श्री अब्दुल गफ्फार जी को भी आमंत्रित किया गया था, जो वीर रस के कवि थे और साथ में जी। राजस्थानी भाषा के भी 2 कवियों को वहाँ आमंत्रित किया गया था। ऐसे हम 5 कवि वहाँ आमंत्रित थे। चूँकि बहुत जी लंबा सफ़र था, तो हमारी ट्रेन जो पहुँची थी, वो कवि सम्मेलन के 1 दिन पहले शाम को पहुँच गई थी मद्रास। जी। मद्रास पहुँचने के बाद रात्रि में हमने विश्राम किया और उसके बाद दूसरे दिन, क्योंकि मैं पहली बार गई थी, मेरे मन में बड़ा उत्साह था, तो आयोजकों को भी पता था कि मैं पहली बार आई हूँ, तो उन्होंने हमें नगर भ्रमण की भी पूरी व्यवस्था की थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चेन्नई का उस समय मौसम भी बड़ा अच्छा था। यहाँ तो बहुत सर्दी थी, लेकिन वहाँ पर इतनी ठंड नहीं थी। बिल्कुल बड़ा प्लीजेंट मौसम था। तो वहाँ का गोल्डन बीच हम लोग देखने के लिए गए। गोल्डन बीच में बहुत घूमे, समुद्र का किनारा देखा और समुद्र के किनारे के साथ-साथ में वहाँ पर जो तरह-तरह की समुद्री चीज़ें मिल रही थी, उनके भी हम लोगों ने दर्शन किए, कुछ चीज़ें खरीदी भी। और साथ में एक बड़ा बहुत अच्छा लगा, वहाँ एक छोटा-सा रेस्टोरेंट था और वहाँ पर जी। 8 फीट का डोसा था। 8 फीट का 8 डोसा, फीट अरे लंबा वाह वाह। जी, बिल्कुल 8 फीट लंबा डोसा था और उसे बनाने के लिए तवा भी इतना बड़ा था कि बिल्कुल। हम लोगों ने तो अंदर जाकर देखा, मैंने कि इतना बड़ा डोसा ये बनाते कैसे होंगे? उस समय यहाँ उत्तर भारत में डोसा-वोसा की इतना प्रचलन नहीं था। तो वहाँ जी पर मैंने जब वो डोसा देखा और वो एक वहाँ पर पुरस्कार भी रखा हुआ था कि जो व्यक्ति इस पूरे डोसे को खत्म करेगा, खाएगा अकेला व्यक्ति, तो उसे बड़ा आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपने तो ट्राई ये किया? नहीं, 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 मैं तो इतना बड़ा डोसा मैं कौन 4 लोग मिलकर नहीं खा सकते थे उस डोसे को तो, तो इतना आप बड़ा तीनों ट्राई डोसा था। करते? 3 लोग थे आप सब साथ? नहीं, नहीं, हमने कोई ट्राई नहीं किया क्योंकि हमें कवि सम्मेलन भी करना था ओम प्रकाश जी दूसरे जी। दिन। तो कुछ भी हम नया ट्राई करने के मूड में नहीं थे। तो वहाँ जी, पर जी, एक जी। और बड़ा अचंभा वो था कि एक दरबान था उस रेस्टोरेंट के बाहर। दरबान था वो बिल्कुल ऐसा मूर्ति के जैसा खड़ा था और उसको कितना भी आप हँसाने की कोशिश करो, उसके सामने खड़े होकर कैसे भी आड़े-टेढ़े मुँह बनाओ, लेकिन वो पलक भी नहीं झपकता था। और लगभग अच्छा, 6-7 घंटे उसी एक अवस्था में खड़ा निद्रा वो में। रहता था।
बिल्कुल एक ही मुद्रा में, एक ही अवस्था में वहां खड़ा रहता था, बिल्कुल मूर्ति की तरह तटस्थ। तो ये किसी भी व्यक्ति के अपने मन पर, अपने शरीर पर नियंत्रण करने की कितनी बड़ी वो मिसाल थी कि वो बिल्कुल एक बिल्कुल। अकेला व्यक्ति, इतनी बड़ी बड़ी उसकी मूछें थी और देखने में बड़ा हष्ट पुष्ट था, जैसे कि दक्षिण भारतीय लोग हुआ करते हैं। तो और वो वहां खड़ा रहता था, वो भी बड़ा अचंभा मेरे लिए देखने के लिए था। तो हम लोग जब गोल्डन बीच घूम वीम कर आए, रात में हम लोगों ने विश्राम किया, अगले दिन कवि सम्मेलन था। जी राजस्थानी भाषा के कवि भी वहां पधारे हुए थे। और एक बात मैं आपको बताती चलूं, क्योंकि वो कार्यक्रम राजस्थान एसोसिएशन का ही था। और वैसे भी राजस्थानी लोगों का एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने खान पान को, अपनी वेशभूषा को बहुत महत्व देते हैं, अपने लोक गीतों से बहुत प्यार करते हैं, अपने लोक संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं। तो जहां पर जी भी, पूरे देश भर में भी और विदेशों में भी जितने कवि सम्मेलन आयोजित होते हैं, उनमें से 90% कवि सम्मेलन राजस्थानी लोग कराते हैं, मारवाड़ी लोग कराते हैं। और बिल्कुल। उनके उनके घर चले जाइए कि वो कितने कितने सालों से बाहर हैं, विदेशों में भी अगर कोई कार्यक्रम मारवाड़ी लोग करा रहे हैं तो उनकी वो वरीयता देते हैं कि कोई राजस्थान का कवि उसमें अवश्य आए और जी राजस्थानी भाषा में वो अवश्य बोले। तो ये प्रेम, ये सम्मान, ये समर्पण अपनी भाषा के लिए, अपनी अपने भाषा लोगों के के लिए। लिए, बिल्कुल। अपनी संस्कृति के लिए राजस्थानी भाषाओं लोगों में बहुत अधिक होता है। तो वो तो बहुत अच्छी बात। राजस्थान एसोसिएशन का ही कार्यक्रम था। तो वहाँ दो राजस्थानी भाषा के बड़े वयोवृद्ध से कवि थे। और वो वयोवृद्ध कवियों को इसलिए बुलाया गया था कि जो कवि सम्मेलन के जो आयोजक थे, मिस्टर नाहर, जी और वो नाहर जी थे, वो केसी बोकाडिया जी की फिल्मों के मुख्य फाइनेंसर थे। केसी अच्छा। बोकाडिया जो बड़ी बड़ी फिल्म बनाते थे, फिल्म निर्माता रहे हैं, उनकी जी जी फिल्मों के बिल्कुल। प्रमुख फाइनेंसर थे वो नाहर जी। और उन्हीं का वो आयोजन था। तो देखिए, आप सोच सकते हैं कि कितना भव्य आयोजन होगा वो। और मैं बिल्कुल तो पैसे बिल्कुल की कोई कमी नवोदित नहीं। कवियत्री थी, कोई कमी जी नहीं थी, और पैसे की और समर्पण की भी कोई कमी नहीं थी। कोई कमी। दोनों चीजें थी। आगे मैं बताऊंगी आपको। तो किस जी तरह से उन्होंने जो आयोजन किया, उसमें राजस्थानी भाषा के दो कवियों को आमंत्रित किया और बड़े मन से आमंत्रित किया उन्होंने उन कवियों को, क्योंकि उन्होंने पहले अपने बचपन में उन कवियों को सुन रखा था अपने गांव में। उस समय अच्छा। की छवि उनके मन में थी कि वो इतना अच्छा सुनाते हैं। जी अगले दिन 6 बजे से कार्यक्रम था, रात्रि में हम लोगों ने विश्राम किया। सुबह हम लोग गोल्डन बीच घूमने के लिए गए। वो सारे दृश्यावलियों को मैं देखती चली जा रही थी, अचंभित होते हुए देखती चली जा रही थी। शाम को 6 बजे कार्यक्रम था। बहुत अच्छी व्यवस्था उन आयोजकों की ओर से, बहुत। और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। देखिए, केवल पैसा मायने नहीं रखता है, व्यक्ति का बिल्कुल सही व्यवहार बात। बहुत मायने रखता है। देखिए, इतने सालों बाद भी मुझे याद रहा कि नाहर जी का नाम जी याद रहा और उनका व्यवहार याद रहा। उसके बाद अगले दिन हम लोग घूम वीम के, उसके बाद 6 बजे कवि सम्मेलन था। तो हम लोग जी तैयार होकर पौने 6 बजे, बल्कि 5:30 बजे ही, कामराज मेमोरियल ऑडिटोरियम में वो कवि सम्मेलन था। कामराज मेमोरियल ऑडिटोरियम वहां का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, बहुत बड़ा भव्य ऑडिटोरियम था। हम लोग जी वहां पर, मैं, साजन ग्वालियरी जी, मेरे बाबा और अब्दुल गफ्फार जी, हम एक ही गाड़ी में बैठकर गए। और वो जो राजस्थानी भाषा के कवि थे, वो उनके लिए दूसरी गाड़ी थी, वो दूसरी गाड़ी में हॉल, वहां पर कामराज मेमोरियल हॉल में पहुंचे। पहुंचने का के बाद हम लोग ग्रीन रूम में बैठे। वहां पर चाय पान की व्यवस्था थी, हम लोगों ने चाय वाय पी। और एक बात और मैं बताती चलूं कि दक्षिण भारत में जी। जितने भी कवि सम्मेलन होते हैं, ओम प्रकाश जी, वो सभी हॉल में आयोजित होते हैं। और अच्छा। हॉल का समय निश्चित होता है। अगर 6 बजे का समय है कार्यक्रम का, 6 से 9 का समय है, तो बिल्कुल 6 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाता है और 9 बजे डॉट घड़ी देखकर उसे समाप्त करना होता है। अरे इसलिए वाह, ये तो वहां के बहुत अच्छी बात है। कवि सम्मेलन में अनुशासन का और समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जो भी कवि लोग अपने अनुशासन में रहकर, समय की मर्यादा का ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल समय सीमा के अंदर वो कार्यक्रम पूरा कर लेते हैं, तो वो कवि सम्मेलन की सफलता की एक सबसे बड़ी कसौटी मानी जाती है। जी क्योंकि जी। अगर वो अपन थोड़ा सा भी आगे चला जाएगा तो हॉल के पैसे भरने पड़ते हैं अपने आयोजकों यहाँ को। तो 2 घंटे लेट शुरू कम से कम होता है, कभी 1 घंटे लेट, दिल्ली हाँ, में या नॉर्थ हमारे इंडिया। यहाँ, अपने यहाँ उत्तर भारत में तो यही प्रथा है कि अगर कार्ड के ऊपर 6 बजे का समय दिया है,
तो वो 10 बजे से पहले तो कार्यक्रम प्रारंभ होगा नहीं। जो हॉल के होते हैं, नहीं, जो हॉल के होते हैं वो तो इतना लंबा गैप नहीं रहता, एक आध घंटा तो फिर भी एक रहता आध ही है, घंटे। एक आध डेढ़ घंटा तो वो देर से शुरू होता ही होता है। और अगर वो जी। प्रारंभ 6 बजे का समय और 6 बजे प्रारंभ करने का कोई श्रोता वहां पहुंच जाए तो पूरा हॉल आपको खाली मिलेगा। अगर 6 बजे का समय है और 10 बजे कार्यक्रम शुरू नहीं होता है, 10 बजे शुरू होता है, तो वो आयोजक, संयोजक, श्रोता, कवि सब लोग अपना बड़ा बड़ा रुतबा मानते हैं कि हमने 10 बजे कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं होता, वहां बिल्कुल अनुशासन से काम चलता है। 6 बजे जी। का है तो 6 बजे प्रारंभ हो जाएगा, 9 बजे समाप्त करने का समय है तो 9 बजे समाप्त कर देना है। तो वहां सबसे बड़ी कसौटी देखिए, किसने क्या सुनाया, कितने कौन कौन कितना जमा, ये तो सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पर आता है कि आपने अनुशासन का कितना पालन किया, पालन। समय की मर्यादा का कितना ध्यान रखा। ये फर्स्ट नंबर पर आता है कि ये कार्यक्रम सफल हुआ। बिल्कुल। तो इसीलिए वहां पर बिल्कुल पौने 6 बजे, 6 बजने में 5 मिनट थे तब हम लोगों को मंच पर बिठा दिया गया। पर्दा बंद जी। था। उसके बाद 6 बजे घंटी बजी और पर्दा खुला। पर्दा खुलते ही ऐसा भव्य दृश्य मंच का भी था। सब लोगों के लिए, हर कवि के लिए एक मंदिर सा बनाया गया था। वहां हम अच्छा। लोगों को बिठाया अरे था। वाह। मंच बहुत बड़ा मंच था। इतनी अच्छी साज सज्जा थी, पूरे फूलों का डेकोरेशन, और इतना सुंदर डेकोरेशन, इतना अच्छा साज सज्जा फूलों की मैंने उसके बाद संभवतः नहीं देखी इतनी अच्छी। सब, वाह। हर कवि के लिए एक मंदिर बनाया था मंच पर, और उस मंदिर में उस कवि को बिठाया था। देखिए कितना सम्मान कवियों का, कि स्थापित, कवियों को एक ऐसे मंदिर कवियों को बनाकर स्थापित बिठाया किया था। गया वहाँ। बिल्कुल स्थापित किया, और स्थापित बड़े, किया। बहुत बड़ा झूमर सा ऊपर लगाया था फूलों का, जी। और बड़ी अच्छी साज सज्जा थी। तो जैसे ही वो खुला, पर्दा खुला, सामने बहुत सारे उत्साहित श्रोता कि बस अब कवि सम्मेलन सुनना है। ऐसे उत्साहित श्रोता, क्योंकि वहां पर देखिए हिंदी बहुत कम सुनने को मिलती है, अब तो फिर भी जी। मिलती है, लेकिन पहले थोड़ा सा हिंदी का था कि हिंदी वहां पर सुनने को नहीं मिलती थी। तो जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको बड़ा उत्साह रहता था, कोई हिंदी का कार्यक्रम हो रहा है तो बड़े उत्साह के साथ सारे श्रोता वहां पर बैठे हुए थे। तालियों के साथ सारे कवियों का भव्य स्वागत किया गया। मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था, और सच बताऊं मन की बात, कि मैं थोड़ी सी घबराई हुई भी थी। पता नहीं, मैं तो बिल्कुल नवोदित कवित्री थी और दक्षिण भारत में तो पहली बार मैं कविता सुनाने के लिए आई थी। तो मेरे मन में इतना डर बैठा हुआ था कि पता नहीं मेरी कविता यहाँ किस तरह से सुनेंगे, क्या सुनेंगे, इन लोगों की भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, सब कुछ अलग है। अब देखी जाएगी, ईश्वर जैसा भी करेगा वैसी देखी जाएगी। अब 6 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होना था, 6 बजे पर्दा खुला, श्रोता दिखाई दिए, और कवि सम्मेलन का संचालन राजस्थानी भाषा के कवि कर रहे थे, जो बड़े वयोवृद्ध थे, देख भी नहीं पा रहे थे ठीक से। उन्होंने जैसे ही बोलना प्रारंभ किया, श्रोताओं को कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने एक बड़े से कॉपी में से देखकर बोलना शुरू किया, चश्मा सा लगाया और कॉपी में से देखकर शुरू किया बोलना के। उनकी जो वो ठेठ राजस्थानी भाषा थी, वो श्रोताओं के बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि श्रोता तो राजस्थानी ही अधिक थे, लेकिन जो ठेठ राजस्थानी थी, जी। वो, जो लोग अपने गांव में कभी रहे हैं राजस्थान में, उन्हें तो फिर भी समझ में आ रही थी। लेकिन जिन श्रोताओं का जन्म वहीं हुआ है, मद्रास में, जी। उन लोगों को इतनी ठेठ भाषा समझ में नहीं आ रही थी। उनको सहज राजस्थानी, सरल राजस्थानी भाषा समझ में जी। आती थी। तो उनकी राजस्थान भाषा, के क्योंकि वो, जी, जी, राजस्थानी भाषा के भी कई रूप हैं, शायद वो भी एक दिक्कत होती है, काफी बड़ा हाँ, राज्य है। वो भी बिल्कुल बहुत बड़े अलग अलग है। जोधपुर की अलग भाषा अलग। है, बीकानेर की जी। अलग भाषा है, शेखावाटी की अलग भाषा है, कोटा की तरफ की अलग भाषा है, सबकी अलग जी। अलग है। लेकिन जो सरल राजस्थानी है वो हर जगह समझ में आती है। उन जी। लोगों की तो नहीं थी, इस तरह की बड़ी ठेठ राजस्थानी थी, उनको समझ में नहीं आया श्रोताओं के। लेकिन वो हो हल्ला तो नहीं कर रहे थे, लेकिन ना तो बिल्कुल चुपचाप ऐसे निराश से होकर सारे श्रोता बैठ गए। तो उन दोनों कवियों की किसी को भी भाषा समझ में नहीं आई। मैंने अपनी कविता सुनाई, मैंने कुछ 2-3 गीत सुनाए और कुछ मुक्तक सुनाए, मुझे ठीक ठाक सुन लिया श्रोताओं ने। और उसके बाद अब्दुल गफ्फार जी ने, उस समय तो राम जन्मभूमि का माहौल चल रहा था, अब्दुल जी। गफ्फार जी ने तो मंदिर वहीं बनाना है, हिंदुओं को जन्मभूमि अच्छा। सौंपिए, इस तरह की कविताएं, ऐसी क्या देशभक्ति बात की और है, राम बहुत बड़ी। जन्मभूमि की कविताएं सुनाई कि राम वो तो जन्मभूमि भूमि हिंदुओं को सौंप दो, और टाट में बैठे हैं हमारे राम जी,
अरे उनके लिए वाह, पक्का घर बनाया जाए, उनका मंदिर बनाया जाए, इस तरह की कविताएं बड़े जोश क्या के बात साथ, है। जैसे अब्दुल गफ्फार जी सुनाते हैं कि वो तो सीमा छा गए पर होंगे। सबसे पहले, हाँ, सीमा पर सबसे पहले अब्दुल गफ्फार का सिर होगा, इस हाँ तरह की हाँ, अरे कविताएं वाह वो वाह सुनाते वाह, हैं। क्या बात। उस समय बड़े का माहौल ही जोशीले ऐसा कवि था ना। हैं, उस समय जी का भी जी। माहौल था और अभी भी वो इसी तरह सुनाते हैं। तो वो बड़े जोश के साथ, लोगों ने खूब जोश में तालियां बजाई। फिर उसके बाद जी, साजन ग्वालियरी जी का नंबर आया, तो साजन ग्वालियरी जी तो हास्य के मंझे हुए रचनाकार, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सुनाना बिल्कुल। उन्होंने सुनाना शुरू किया और उनकी कविताओं ने वास्तव में कवि सम्मेलन को जमाया। उस दिन मैं तो बहुत नई नई थी, मेरी कविताओं को तो सुन लिया लोगों ने, पसंद भी कर लिया, लेकिन अब्दुल गफ्फार की जोशीली कविताओं पर जोश भी दिखा दिया, लेकिन वास्तविक जो कवि सम्मेलन को जमाना कहते हैं, वो साजन जी ग्वालियरी जी ने किया। जी, उन्होंने साजन जी तो बहुत बढ़िया सुना। हाँ, बड़े वरिष्ठ हैं, अनुभवी भी हैं और उन्हें पता था क्या सुनाना है। तो उन्होंने वहां जी पर जो सुनाया, एक मंत्री जी के लिए कुछ सुनाया था जो मुझे ध्यान है, अगर आप कहें तो मैं कुछ पंक्तियां जी सुना जी, दूं बिल्कुल साजन बिल्कुल ग्वालियर जी बिल्कुल की। सुनाइए सुनाइए, स्वागत साजन है। ग्वालियर जी ने एक तो बड़ी लंबी कविता सुनाई थी, लेकिन उसके पीछे, उसके पहले कुछ पंक्तियां उन्होंने सुनाई थी कि हिले मंत्री का सिंहासन, हिले अच्छा। मंत्री का सिंहासन, उसे हम मंत्र कहते हैं, हिले मंत्री का सिंहासन, उसे हम मंत्र कहते हैं, मिनट में 10 दफा बिगड़े उसे हम यंत्र कहते हैं, पलट दे जो मिनिस्ट्री को उसे षड्यंत्र कहते यंत्र हैं, कहते हैं। और मरे जनता जहां भूखी उसे जनतंत्र कहते कहते हैं, हैं। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उस समय तो वातावरण भी ऐसा था, और वो जनतंत्र कहते हैं कह दिया, जहां भूखी मरे जनता, तो लोगों ने बड़े गजब की तालियां बजाई। फिर उन्होंने एक लंबी कविता सुनाई बहुत, जिसमें हास्य भी था, व्यंग्य भी था, सोचने के लिए कुछ विचार भी था, इस तरह की उन्होंने बेरोजगारी पर एक कविता सुनाई। उसे भी जी मद्रास के श्रोताओं ने बहुत अच्छे से सुना, क्योंकि सारे पढ़े लिखे श्रोता, सारे जानकार श्रोता, बस ये था कि भाषा वहां पर थोड़ी सरल समझी जाती है, बहुत जी क्लिष्ट हिंदी इतनी समझ में उनको आती नहीं। तो जेब कतरे की कविता उन्होंने सुनाई थी कि किस तरह से कोई एक बेरोजगारी में जो युवक है, वो क्या क्या काम करने के लिए मजबूर वो हो जाता है, और अंत में वो जेब काटने का काम करने लगता है, क्योंकि कहीं उसे नौकरी नहीं मिलती। तो इस जी तरह की जी। उन्होंने, साजन जी ने कविताएं सुनाई और कार्यक्रम अच्छा हो गया। 3 घंटे तक हम 3 कवियों ने मिलकर वो कार्यक्रम चलाया। अरे वाह, तीन अब्दुल घंटे गफ्फार जी ने, जी, क्योंकि 3 घंटे का समय था, 6 से 9 का। जी वो दो राजस्थानी भाषा के कवियों को तो उन लोगों ने नहीं सुना, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा ही सुनाया, बस 4 4 5 5 पंक्तियां सुनाई होंगी। उनको समझ में आ गया कि उन्हें नहीं सुन रहे, उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, क्या भी कुछ भी लगा होगा, तो उन्होंने नहीं सुनाया अधिक। और उसके तो बाद फिर, चार पांच पंक्ति सुनाकर ही बैठ गए वो लोग। हाँ, क्योंकि वो 4 5 इसलिए सुनाई, उन्होंने सुनाया होगा, हो सकता है एक गीत सुनाया हो, एक रचना सुनाई, लेकिन बहुत कम सुनाया उन्होंने, क्योंकि जी उन्हें जी समझ जी, में आ रहा था कि वो श्रोता समझ उन्हें नहीं सुन पा नहीं रहे। रहे, या कुछ नहीं, हाँ, समझ नहीं पा रहे, या कुछ ऐसा लगा होगा उन्होंने उन्हें। फिर जी चूंकि वो, हम तीनों ने मिलकर ही पूरा कार्यक्रम चलाया। अब जी। हुआ क्या, यहाँ पर एक मोड़ आता है कहानी में, ट्विस्ट आता अच्छा, है। ट्विस्ट है। ट्विस्ट जी ये जी है कि इसी जी, टीम को बताइए। अगले दिन बेंगलोर जाना था। अच्छा। ये पूरी की पूरी टीम बेंगलोर जाने वाली थी, मद्रास में कार्यक्रम किया, अगले दिन बेंगलोर में कार्यक्रम था। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर राजस्थानी कवियों का तो कवि सम्मेलन जमा नहीं, उनकी भाषा जी। समझ में नहीं आई, तो अगले दिन बेंगलोर के लिए उन्हें ले जाने के पक्ष में तो आयोजक नहीं थे। लेकिन अच्छा। पेच ये हाँ, था, ये। पेच ये जी, था कि उन्हें क्या कहकर मना किया जाए, क्योंकि बिल्कुल वो वो बड़े तो। सम्मानित कवि थे। उनका सम्मान, उनके सम्मान में कुछ ठेस न पहुंच जाए, इसका भी ध्यान रखना था। देखिए आयोजक कितने अच्छे थे, ये तो कोई भी आयोजक कह सकता था कभी आपकी भाषा समझ में नहीं आई, आप क्या सुना रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया, जी ऐसे नहीं सुनानी चाहिए। कि उन्होंने नहीं, उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उन्हें किस तरह जी। कहा जाए, और उन्हें ले भी नहीं जाना, क्योंकि बेंगलोर का कार्यक्रम भी अगर ऐसे ही हुआ कि उनकी भाषा समझ में नहीं आई तो क्या करेंगे। तो सही बात। सुरेंद्र दुबे जी ने एक सुझाव दिया कि यहाँ से जो कवि सम्मेलन के हिसाब से जो सबसे नजदीकी स्टेशन है, वो तो है हैदराबाद का। सुरेंद्र दुबे जी ने पूरी टीम बनाई थी, लेकिन वो स्वयं इस कार्यक्रम में नहीं थे, ये मैं हाँ, मैं आपको यही स्पष्ट पूछने कर वाला दूं। था कि क्या वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे?
नहीं नहीं, वो इस कार्यक्रम में नहीं थे, उन्होंने केवल टीम बनाकर दी थी, अच्छा, क्योंकि वो हो सकता है संयोजन उन्हें उनका कहीं था। और जाना हो, संयोजन उन्हीं का था। तो जी वो जी। उन्होंने बताया कि ऐसे करते हैं कि हैदराबाद से श्री वेणुगोपाल भट्टड़ जी और नरेंद्र राय जी, उनको दोनों को बुला लेते हैं, फिर वो उनकी भाषा समझ में आ जाएगी। तो अगले दिन के लिए उन्हें कह दिया गया, और अब इनको राजस्थानी कवियों को किस तरह से रोका जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जी फिर भी चलिए, किसी एक युवा जो उनका कार्यकर्ता था, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली, उत्तरदायित्व संभाला कि मैं निपटता हूँ, कैसे करना है, क्या करना है। और हम लोगों को, मुझे और अब्दुल गफ्फार जी को, साजन ग्वालियर जी को, हमको, हम लोगों को के लिए को बेंगलोर के लिए रवाना कर दिया। अगले दिन अच्छा। बेंगलोर में ये हमें वेणुगोपाल भट्टड़ जी मिल गए और नरेंद्र राय जी मिल गए, टीम हमारी पूरी हो गई, कार्यक्रम हुआ। और उस कार्यक्रम का संचालन किया अब्दुल गफ्फार जी ने, वीर रस का संचालन, अच्छा। जो वीर रस का संचालन उन्होंने किया। लेकिन चूंकि उस समय का माहौल ऐसा था कि सब राम जन्मभूमि का माहौल था, तो उनका वीर रस का संचालन भी खप गया वहां पर। और वाह। वेणुगोपाल भट्टड़ जी ने, जो अभी भी राजस्थानी की ही कविताएं सुनाते हैं, लेकिन उनकी राजस्थानी बड़ी सरल है। क्योंकि वो जी। हैदराबाद में रहते हैं, तो हैदराबाद में उन्होंने इसी तरह की राजस्थानी में कविताएं लिखी हैं जो वहां के लोगों को समझ में आ जाए। तो उनकी भाषा समझ में आ गई। तो बेंगलोर का जी। कार्यक्रम बिल्कुल सुपर डुपर हिट रहा। हम अरे लोग, वाह सब वाह लोगों वाह। बहुत बहुत प्रसन्न थे। और उस बीच में मैं एक बात और बताऊं, जी। नाहर जी ने अपने घर पर बुलाया था हम सारे कवियों को भोजन के लिए। अच्छा। उनका घर इतना बड़ा था, और सबसे पहली बार मैंने अपने जीवन में, उसके बाद तो कई बार देखा, लेकिन अपने जीवन में पहली बार किसी के घर में लिफ्ट लगी हुई मैंने पहली बार उनके, नाहर जी के घर में अच्छा, देखी। फाइनेंसर थे उनकी, आखिर ऐसे तो ना। हाँ। तो वो और एक बात और मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी कि उन्होंने जी। हम सब कवियों को, उनके घर में जितनी भी महिलाएं थी, जितने बच्चे थे, उनके बेटे, उनके पोते, उनके नाती जितने थे, सब लोगों ने हम कवियों के, हमारे पैर छुए। अच्छा। और इतना सम्मान कवियों को उन्होंने दिया। और नहीं तो क्या है, बस आए हैं खाना खिलाने, तो भोजन पर ही तो आमंत्रित किया है, कवियों को बिठाया, सम्मान से सब जी जी। भोजन कराते हैं। लेकिन उन्होंने छोटे बच्चे से लेकर, जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था उनके घर में, उससे लेकर बड़े तक, सबने, सबके चरण स्पर्श किए। बहुत सम्मान के साथ उन्होंने भोजन कराया। और भोजन कराने, उनका जो ड्राइवर था, हम लोग जब बाहर निकले तो उनके ड्राइवर ने कहा कि आज तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, साहब आपको खुद पूरी परोस रहे हैं, खुद हलवा परोस रहे हैं। इनके घर में तो इतने बड़े बड़े मंत्री संतरी आते हैं, वो तो किसी को पूछते नहीं है। तो कवियों का जो काव्य सम्मान प्रेमी रहे होता होंगे। है, जी, जी। कवियों का, साहित्यकारों का जो सम्मान होता है ना, उसी लिए हम लोग जाते हैं कवि सम्मेलन बिल्कुल में। सही बात है, वो सही बात। सम्मान अन्य किसी विधा में मिल नहीं सकता। कलाकारों जी। को और कवियों को जितना सम्मान मिलता है, उतना सम्मान आप किसी, कितने भी पैसे वाले हो जाएं, लेकिन उस पैसे से सम्मान नहीं खरीदा जा सकता, जो सम्मान कवियों का हमारे देश में होता है। तो बिल्कुल। बेंगलोर का कवि सम्मेलन, ओम प्रकाश जी, बहुत सुपर डुपर हिट हो गया, और सब लोग बड़े मेरे मन प्रसन्न। में मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, जो वो जो कवि बेचारे वहां छोड़ गए दो राजस्थान के, वो कैसा महसूस कर रहे होंगे, या उनके साथ क्या हुआ वो। ओ, बताती हूँ आपको, बताती हूँ, जी धैर्य जी। रखिए। धैर्य रखिए, मेन जी तो वही बताने वाली बात है इसमें, इस किस्से में। जी ये मैं जी। सुना भी इसीलिए रही हूँ ये किस्सा, कि जी। जो जब मानदेय का लिफाफा उन्होंने सबको दिया, बहुत सम्मान के साथ, बहुत सुंदर लिफाफा था। लिफाफा इतना बड़ा सुंदर था वो, जिसमें उन्होंने, और थाली में, मतलब पता नहीं चांदी की थाल था या क्या था वो, उसमें रखकर सबको भेंट किया उन्होंने। बड़ा अच्छा लगा, कि मेरे अच्छा, लिए सारे अनुभव बड़े नए थे। 1992 की बात कर रही हूँ। तब तो तब थाली मेरे वापस लिए ये करनी थी या वो भी ले लिया था साथ? नहीं नहीं नहीं, वो तो वापस करनी थी। तो वो मेरे लिए सारे अनुभव बड़े नए थे। जी। और मैं बड़ी अचंभित होकर सब सब सारी दृश्यावलियों को देख रही थी, सारे अनुभव समेट रही थी अपने आप में। और वो इसीलिए इतने सालों बाद भी मुझे याद रहा। और जो बात आपने पूछी है, अब वो उसी पर मैं आती हूँ, कि जब उन्होंने जी जी जी। सब लोगों को विदा किया, मेरे मन में भी यही प्रश्न आया कि हम लोगों को तो इन्होंने ये विदा कर रहे हैं। मैंने उस किसी से पूछा वहां पर कि वो, हम लोग तो जा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा लगा आपके यहाँ, लेकिन एक प्रश्न है मेरे मन में जो मैं पूछना चाह रही हूँ। बोली हाँ पूछिए। तो मैंने कहा, वो दो दो राजस्थानी के कवि थे,
उनको क्या कहकर आप लोगों ने यहाँ आने से मना किया? तो बोले कि हाँ, हमारे लिए भी बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि हम उनका अपमान नहीं करना चाहते थे। वो हमारे अतिथि हैं और हमें उनका पूरा सम्मान करना चाह रहे थे, लेकिन हम उन्हें बेंगलोर भी नहीं लाना चाह रहे थे। तो हमने ये किया कि मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी थी, तो मैंने ये किया कि उनसे कहा कि उस कार्यकर्ता ने कहा मुझसे कि मैंने ये कहा उनसे कि बेंगलोर का कार्यक्रम तो निरस्त हो गया है, तो चलिए आपका रिजर्वेशन तो 2 दिन बाद का है, तो हम आपको ऊटी घुमा कर लाते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन वो जो थे ना राजस्थानी कवि, देखिए अनुभव इसी को कहते हैं। राजस्थानी कवि कवि और वो उन्होंने कहा कि हमारे तो ऐसा लग रहा था कि हम इनसे कैसे कहें कि अगर हम आप बेंगलोर नहीं आपको ले जाना चाह रहे हैं। तो हमने ये तरकीब जी भिड़ाई कि जी कार्यक्रम निरस्त हो गया है और चलिए हम आपको ऊटी घुमा कर लाते हैं, हम आपका पूरा इतना मानदेय आपका तय है, हम आपको पूरा देंगे, हम आपको ऊटी घुमा कर लाते हैं। तो वो जी। राजस्थानी कवि थे, बड़े अनुभवी। उन्होंने जोर का ठहाका लगाया और बोला कोई बात नहीं, हमें समझ में आ गया है कि हमारी देसी भाषा यहाँ समझ में नहीं आई नहीं। किसी के पल्ले नहीं पड़ी, तो इसलिए हमें बेंगलोर नहीं ले जा रहे। लेकिन कोई बात अच्छा। नहीं, बेंगलोर नहीं तो ऊटी सही, हम ऊटी घूम जी कर सही। आएंगे। तो अरे वाह, ये ये तो होता बहुत है, बड़प्पन है, उन लोगों का भी बड़प्पन है ये। बिल्कुल। तो हम्म, ये होता है अनुभव, और ये होती है बिल्कुल। सफलता के पीछे का राज। नहीं तो वो हो सकता है वो अकड़ जाते, वो अकड़ बुरा मान जाते, बिखर जाते, जाते, सही बात। बिखर जाते, कहते ऐसे कैसे हमारा अपमान कर रहे हो। लेकिन बिल्कुल। वो चूंकि बड़े अनुभवी कवि थे और बड़े सहज, राजस्थान के किसी गांव के कवि थे, वो बड़े सहज थे, उन्होंने इतनी दुनिया देखी हुई थी, उन्हें बिल्कुल समझ जी। में आ गया। और उन्होंने हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारी देसी भाषा यहाँ समझ में नहीं आई, तो इसीलिए हमें ऊटी घुमाने ले जा रहे हो। तो उस कार्यकर्ता ने कहा कि मेरे तो ऐसा सुनकर काटो तो खून नहीं, ऐसा लगा क्या ये कह रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम हमें ऊटी घुमाने के लिए ले चलिए। तो ये होता है अनुभव, ये होता बिल्कुल, है बहुत किसी भी बहुत बड़ी बात परिस्थिति है। में सामंजस्य बिठा लेने वाली बात। जी जी जी। तो और तो बहुत, सफलता की यही यही से सीढ़ी प्रारंभ होती है। नहीं तो बहुत जो अच्छा। लोग भी अपनी असफलता के लिए किसी दूसरे को कारण बनाते हैं, किसी दूसरे को दोष देते हैं, उन्हें आज के किस्से में ये सीखने को मिलेगा कि कैसी भी परिस्थिति हो उसको समझो, उसे महसूस करो। और जो लोग हमारे साथ में, अगर उनका व्यवहार हमारे साथ बहुत अच्छा है, तो उनकी भी स्थिति समझने के बाद अपना व्यवहार रखें, उनके साथ सामंजस्य बनाकर रखें। अनुभव, सूझबूझ, समय की नजाकत को समझते हुए उचित निर्णय लेने का कौशल, यही व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफल बनाता है, यश देता है, नाम देता है। तो आज का ये किस्सा मैंने उस अनुभव के नाम किया जो दो उन राजस्थानी कवियों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। कहते भी हैं कि अनमोल बुजुर्गों की बातें, अनमोल बुजुर्गों का साया, कि अनमोल बुजुर्गों की बातें, अनमोल बुजुर्गों का साया, उस चीज की कीमत मत पूछो जो चीज पुरानी होती है। इतने अनुभव अपने साथ में समेटे हुए वो जो दो राजस्थानी के कवि थे, मैं उनके अनुभवों को प्रणाम करती हूँ। और इसी तरह के अनुभव लेकर मैं आपके बीच बार बार आती रहूंगी। कुछ थोड़े बहुत जो मेरे अनुभव हैं वो किस्से सुनाने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो ऐसे ही किस्से मैं आपके सामने लेकर आती रहूं। इस किस्से से कुछ जो सवाल मन में जागृत हुए हैं, शायद हमारे दर्शकों श्रोताओं के मन में भी हुए होंगे, तो मैं उनकी ओर से आपसे इस किस्से से संबंधित कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। सबसे अच्छा, पहले तो प्रश्न मैं, भी है आपके पास? प्रश्न बिल्कुल भी बिल्कुल है? बिल्कुल, प्रश्न, अब मैंने बीच में इसलिए नहीं टोका क्योंकि उस समय अच्छा, तारतम्यता टूट ना जाए आपकी। तो जैसे जैसे सुन रहे थे, जी कुछ प्रश्न दिमाग में आ रहे थे, तो कुछ श्रोताओं के भी मन में आए होंगे जो इस किस्से को सुन रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ से ये प्रश्न आपसे पूछे। सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहता हूँ उन राजस्थानी कवियों को, वाकई उन्होंने जो सहनशीलता, संयम दिखाया और जो समझ भी प्रदर्शित की, वो वाकई काबिले तारीफ है। हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला इस बात से। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने लिए, अनुभव के लिए भी, जैसे सुरेंद्र दुबे जी ने आपको उस कार्यक्रम के लिए वहां भेजा होगा, तो आपका जैसे बताया आपने दक्षिण भारत का पहला कार्यक्रम था, तो उन्होंने कुछ टिप्स दिए थे आपको कि दक्षिण भारत में किस तरह की अलग तरह का माहौल होता है, तो उसमें आपको क्या, किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
नहीं, उन्होंने मुझे कोई टिप्स नहीं दिए थे। उन्होंने मुझे सुना हुआ था 1-2 बार पहले। जी। तो कोई टिप्स उन्होंने उस समय नहीं दिए, क्योंकि मेरी बहुत अधिक बोलचाल उनसे उस समय थी नहीं। तो किसी बस से पूछा कवि होगा आपने सम्मेलन कि नहीं, किसी से पूछा भी नहीं था, क्योंकि साजन ग्वालियरी जी ने मेरा नाम दिया था वहां पर। तो जी उन्होंने भी मुझे सुना हुआ था, तो उन्होंने मेरा नाम दिया है, तो मैं तो वही कविताएं जो मेरे पास उस समय थी सुनाने की, वही मैंने वहां सुनाई। जी जी। अच्छा, लेकिन जैसे हाँ आपने, एक जी जी जी, बोल, नहीं आप बोलिए, क्या बोल। नहीं आप जारी रखिए, आप कुछ बता रहे मैं ये बताना चाह रही थी कि हाँ, जैसे कुछ अंतर अवश्य होता है यहाँ के कवि सम्मेलनों में और हाँ, वहाँ मैं, के मेरा कवि प्रश्न असल में वही था। मैं एक बार अच्छा। वो प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ कि जैसा कि आपने बताया, समय सीमा का तो बहुत ध्यान रखा जाता है दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा। तो इसके अलावा भी और क्या क्या अंतर यहाँ और वहाँ में आपको दृष्टिगोचर हुए, वहाँ पर जो आपने देखे, और क्या अंतर थे वहाँ श्रोताओं में या किसी और आयोजकों में, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उत्तर और दक्षिण भारत के? एक हाँ, एक तो बहुत बड़ा अंतर होता है कि वहां पर सरल हिंदी समझी जाती है। बहुत जी कठिन क्लिष्ट हिंदी वहां पर समझने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है श्रोताओं को। तो वहां ऐसी कविताएं सुनाए जो कि जिसके भाव तो बहुत गहरे हों, लेकिन भाषा थोड़ी सी सरल हो। अगर कोई सरल कठिन है। शब्द आ जाता है उसमें इस तरह का, तो थोड़ा सा अगर कोई भूमिका समझा दी जाए तो फिर वो लोग ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन बहुत अधिक कठिन कठिन शब्द वहाँ नहीं समझ में नहीं आते, क्योंकि वहाँ की भाषा तमिल भाषा है। वहाँ के जो लोग इतने इतने सालों से वहाँ रह रहे हैं, उनको बहुत कठिन हिंदी समझ में नहीं आती। तो एक तो ये अंतर होता है कि इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ थोड़ी सी जो कविताएं सरल सहज हैं, वो सुनाई जाएं तो बहुत अच्छे से वो लोग समझ लेते हैं। और जी जी जी। दूसरा अंतर ये है कि वहाँ के कार्यक्रम बहुत अनुशासित होते हैं। समय का अनुशासन भी होता है। एक एक चीज का वो लोग ध्यान रखते हैं, कवि किस तरह से बैठे हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है, वो क्या बातचीत कर रहे हैं। आयोजक, श्रोता, सारे लोग इस बात का बहुत बहुत गौर से इन सब चीजों को देखते हैं। हमारे यहाँ इस तरफ के कवि सम्मेलनों में जो खासकर जो मेलों में होते हैं, उनमें कई बार कवि लोग फोन पर बात करने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कार्यक्रमों में जी मंच जी पर बैठे बैठे फोन पर बात करते हैं, या टेढ़े मेढ़े होकर बैठ जाते हैं, कभी मंच से उठकर जाते हैं फिर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन वहां उस बात को अच्छा नहीं माना जाता। तो एक जी बार आप बैठ गए मंच पर तो बैठिए, जब तक कि बहुत अधिक कोई आवश्यकता न हो उठकर जाने की, तब तक न जी। जाए, क्योंकि वहां बहुत लंबे कार्यक्रम चलते भी नहीं है। 3 घंटे का कार्यक्रम चलते हैं, ज्यादा अधिकतर 3 साढ़े 3 घंटे मैक्सिमम चलता है। तो ये अंतर होता है वहाँ के कार्यक्रम। तो श्रोताओं में भी कुछ अंतर देखने को मिलता है, जैसे उत्तर भारत के और दक्षिण भारत? हाँ, श्रोताओं में भी ये अंतर होता है कि वहाँ चूंकि सरल भाषा समझ में आती है, और जैसे राजस्थानी लोग अधिक कराते हैं वहाँ कार्यक्रम, तो वहाँ राजस्थानी कविताएं सुनना बहुत पसंद करते हैं, जो सरल राजस्थानी भाषा की हो, विशेषकर जो जी राजस्थानी टच की जिसे कह सकते हैं, जिसमें राजस्थानी जी टच हो, तो वो लोग वो सुनना बहुत पसंद करते हैं। अन्यथा वो सारी कविताएं सबको बहुत मान सम्मान से वहाँ के लोग सुनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जी जी। और जो उन राजस्थानी कवियों के साथ ऐसी स्थिति हुई, क्या किसी साथी कवि या आपके अपने साथी कवि ऐसी स्थितियां हुई हैं कि ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा हो कि एक चेन में कार्यक्रम है और फिर बीच से आना पड़ा, या कुछ किसी भी कारण से? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं। बीच में से कभी कोई ऐसे श्रृंखला के कार्यक्रम में मुझे नहीं छोड़ने पड़े। मैंने जो जो बीड़ा उठाया उसे पूरा पार पूरा लगाया किया? हमेशा। चलिए, बहुत अच्छा और ऐसा नहीं इतना आना। शानदार किस्सा हम सभी को सुनने को मिला, इससे बहुत सारी सीख भी मिली हमें। तो मैं जाते जाते एक लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि एक जो उस कवि सम्मेलन में आपने गीत या जो भी कविता सुनाई होगी, उसमें से कोई एक गीत या कोई कविता आप हमारे श्रोताओं दर्शकों के लिए सुना पाए तो ये मेरी गुजारिश अब है देखिए आपसे। कितनी कितनी पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी जब आपको इतनी अ, सारी बात याद है तो कविता भी जरूर याद होगी आपने जो सुनाई थी। कोशिश करती हूँ, देखिए कौन सी सुनाई थी वहां पर, उस समय मैं क्या सुनाया करती थी ये सोचती हूँ। हाँ, एक गजल थी मेरी लड़कियों की जिंदगी पर, जो मैं उसी जी समय जी जी, लिखी वो थी। तो आप अभी भी सुनाती हैं। हाँ, सुनाती हूँ, लेकिन अब थोड़ा कम सुनाती हूँ। उस समय उसी समय लिखी थी मैंने।
और वो जी वहां जी मैंने सुनाई, सुनाई बहुत थी। अच्छी गजल है, सुनी है मैंने वो एक बार हमारे वो श्रोताओं के कई लिए। बहुत बहुत लोकप्रिय हुई वो गजल, और कई बार दूरदर्शन पर उस समय तो बहुत दिखाई गई, दूरदर्शन पर, रेडियो पर, जब तो दूरदर्शन ही था, कोई और दूसरे चैनल नहीं थे। दूरदर्शन जी पर ये बहुत बार दिखाई गई, कई बार कई कार्यक्रमों में मुझे इस गजल के लिए ही बुलाया गया। जब हम जी कुछ जी लिखते हैं तब पता नहीं रहता कि इस रचना से हमें कितना यश मिलेगा, नाम मिलेगा, लेकिन जी जी इस रचना ने मुझे काफी यश दिया। वो मैं आपको सुना देती हूँ, सुनिए। जी स्वागत। कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी, और रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी। और एक बहुत नाजुक सा शेर इस गजल में है जी कि हर स्वागत। घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, हाँ कि हाँ हर क्या बात। घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो चमकता कांच घर हाँ हाँ है हाँ चमकता लड़कियों कांच घर। की जिंदगी। जिंदगी। और लड़कों के ग्रुप में एक विशेष बात होती है कि जो लड़का अपनी गली की, मोहल्ले की, शहर की लड़कियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखता है, वो अपने ग्रुप का हीरो माना जाता वाह है। इस वाह पर एक वाह। शेर सुनिए कि है स्वागत बड़ा स्वागत। बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, आज की ताजा खबर ताजा है खबर है। लड़कियों की वाह वाह वाह। जिंदगी। और जो शेर मुझे सबसे अच्छा लगता है वो सुनाती हूँ जी कि स्वागत। एक खुशफहमी की जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, कि एक खुशफहमी की जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, एक खुशफहमी की जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, उसका बस एहसास भर है भर है। लड़कियों की बहुत बढ़िया बहुत जिंदगी। बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत और शानदार। गजल का जो आखिरी, शुक्रिया, गजल का जो आखिरी शेर है कि जी। चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हाँ कि हाँ क्या बात। चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर दाव पर है है लड़कियों की लड़कियों की जिंदगी, जिंदगी। कि बहुत बढ़िया गर्म बहुत बढ़िया। तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये गजल मैंने वहां सुनाई, कुछ छंद सुनाए, कुछ मुक्तक सुनाए, और एक जी देशभक्ति का भी कुछ सुनाया था, शायद वो ध्यान नहीं है, कुछ सुनाया था क्योंकि वहां तब देशभक्ति का बड़ा माहौल था, तो जी वो जी भी जी। मैंने वहां सुनाया। चलिए तो बहुत बहुत अनुभव, धन्यवाद। जी बिल्कुल, जो बुजुर्गों के अनुभव हैं उन्हीं अनुभवों को समर्पित आज मेरा ये किस्सा था। अनुभवों का जी कोई तोड़ नहीं होता, अनुभव खरीदे बिल्कुल नहीं जा सकते, इसलिए बिल्कुल बुजुर्गों के पास बैठिए, उनसे बात कीजिए। बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग अपने अपने घरों में आजकल बिल्कुल अकेलापन महसूस करते हैं, उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनकी सलाह लीजिए, आपको बहुत बड़ा खजाना मिलेगा अनुभवों का। देखिए पहले दादी नानी से किस्से सुनते थे, अब हमने नया प्रयोग शुरू किया है जो कीर्ति दीदी से भी किस्से सुन रहे हैं। बहुत अच्छा किस्सा रहा, बहुत अच्छी आपने ये रचना सुनाई। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये
हमारे इस कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड, एक और शानदार किस्सा बहुत ही रोचक शैली में आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काली जी ने सुनाया। और जैसा कि इस किस्से से हमें सीखने को ये मिला कि जरूरी नहीं है कि एक स्थान पर जो कविता सफल हो दूसरे स्थान पर भी वो सफल होगी। हमें जिस स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है उस स्थान के श्रोताओं का और बाकी चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और साथ में जो उन राजस्थान के कवियों ने जो संयम का परिचय दिया, जो सहनशीलता जो उन्होंने दिखाई और जो अनुभव दिखाया, वो भी काबिले तारीफ है। तो हमें उन बुजुर्ग कवियों से ये सीखना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में बजाय कि हम लोग ओवर रिएक्ट करने के, उन परिस्थिति को समझें, आयोजकों की परेशानी को भी समझें और ऐसी स्थिति को सहजता से लें। ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो बहुत शानदार ये किस्सा आज का रहा है। तो मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। अगले किस्से के लिए अगले सप्ताह रविवार के दिन शाम 7 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की पूरी टीम को, हमारी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, मंच के संरक्षक डॉक्टर भगत भाई, हरिप्रकाश पांडे जो महासचिव हैं और शुभ्रा जी जो हमारी संगठन सचिव है, उन सब की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी से आज्ञा चाहता हूं।